जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर की वजह से अब आपको पता चलेगा कि इस साल उनकी पॉपुलैरिटी किस लेवल पे गई है। तो पीबीटी जो कि एक मीडिया आउटलेट है, बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उन्होंने पूरा अपना एक टूर्नामेंट टाइप का निकाला था। डब्ल्यूडब्ल्यू की भाषा में बोले कि कौन इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर है, ये अवार्ड किसे मिलेगा। और इस पूरा ये जो टूर्नामेंट था, जो भी इसमें नेम्स थे, इसमें इलॉन मस्क जैसा नेम है, टेलर स्विफ्ट जैसा नेम है, रोनाल्डो जैसे यहाँ पे नेम है, बहुत एम्बापे फुटबॉल अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा ये सारे नाम कितने ज्यादा बड़े हैं। फिर सेब्रीना कारपेंटर, ये आई थिंक म्यूजिक से बिलोंग करती है। तो इन सारे लिस्ट में ये सारा जब ऐसे नैरो डाउन होते होते आया तो लास्ट में जो दो नाम थे वो थे सबसे ज्यादा पॉपुलर, जॉन सीना और रोनाल्डो। और इसमें रोनाल्डो को भी जॉन सीना ने बीट कर दिया, क्योंकि 55% लोगों ने वोट किया जॉन सीना को और 45% लोगों ने रोनाल्डो को। तो यहां पे सोचो कि कई बार ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू को इस लाइट में दिखाया जाता है कि अच्छा ये तो स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, अच्छा ये तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से देखो जॉन सीना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो ये बताता तो है कि ग्लोबल प्रेजेंस डब्ल्यूडब्ल्यू की कितनी तगड़ी है, क्योंकि रोनाल्डो को अगर आप बीट कर रहे हो तो वो देखो फिर छोटी मोटी बात तो है नहीं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 807 में। और बहुत टाइम से हम लोग जिक्र कर रहे हैं अगले साल की पहली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स के लिए एनिवर्सरी वाला एपिसोड है। मैंने आपको बताया था कि वहां पे चांसेस काफी ज्यादा हैं कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ही प्रेजेंट होने वाले हैं। और पॉसिबली उसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक्सपेक्टेड ये है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ही अपने आप को डिक्लेयर करने वाले हैं रॉयल रंबल मैच के लिए, जो कि इस बार होने वाली है सऊदी अरेबिया से। इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसी ट्रीटमेंट दे रही है कि यहां से ये अपना वो जो रॉयल रंबल की पूरी हाइप बनाने वाला सीन है और रेसलमेनिया तक फैंस वो जो पूरा हमें 4 महीने का स्ट्रेच मिलता है, इसकी शुरुआत इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से हो जाएगी। और वैसे भी फीचर्ड हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों ही, और इनका कोई सिंगल्स मैच वहां पे होने नहीं वाला। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये दोनों सुपरस्टार अपनी एंट्री को डिक्लेयर कर देंगे। तो ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और एक चीज आप बिल्कुल मिस मत करना, जैसे मैंने कल भी बताया था, क्रिसमस के ऊपर नेचुरल टीन के ऊपर सेल तगड़ी वाली चल रही है, तो इसका फायदा उठाना, अपना पूरा स्टैक कर लेना। आर पंत कोड यूज करोगे तो 20% आपको फ्लैट नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ मिल जाएगा। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है, जल्दी कर लो वरना क्रिसमस वाली सेल चली गई, फिर उसके बाद फिर वो जो रेगुलर प्राइस है वही इनका, वो जो रेगुलर इनका प्राइस है वो दोबारा से वही हो जाएगा। क्योंकि साल ये खत्म हो रहा है तो बहुत सारे स्टैट्स हमारे पास आते ही रहते हैं। तो इस ट्वीट में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लॉसेस किसके हुए हैं 2025 में। और भाई ये तो पूरी जजमेंट डे की टीम ही बन गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा रॉक्सैन ने मैचेस हारे हैं जो कि 43 हैं, उसके बाद रकेल रोड्रिगेज ने 29, फिर फिन बैलर का नेम आता है 28, और इक्वल बराबर हुआ है डोमिनिक, कोफी, नाया जैक्स एंड सोलो सिकोवा का, जो कि 27 मैचेस में हार के साथ है। तो एक तरफ तो हमको एक टाइम पे ऐसा ये भी पता था कि जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को चला रही है, चला तो ये अभी भी रहे हैं लेकिन अपनी कॉस्ट पे। और अब तो स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा इनकी भी रिपीट हो गई। याद है कुछ बैक स्टेज के क्लब वाले सेगमेंट कितने बढ़िया होते थे जजमेंट डे के, अब तो वो लग रहा है कि जबरदस्ती का घसीटे जा रहे हैं, कि जैसे कि टास्क दे दिया हो कि भैया जजमेंट डे बनाई है तो इसका ब्रेकअप 2030 में ही करेंगे, उससे पहले नहीं। तो तब तक क्या करना है, तब तक ऐसे फैंस को घुमाते रहना, बस ये कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय जजमेंट डे के साथ। कल मैंने आपको रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 की टिकट सेल्स कितनी हुई है उसके बारे में बताया था, और अब मैं आपको बताता हूँ कि चीपेस्ट टिकट कितने की है नाइट 1 और नाइट 2 के लिए। कुछ एक अलग जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप ये वाली इंस्टाग्राम की स्टोरी जाके देख सकते हो, बाकी डिटेल में यहाँ पे नहीं करूंगा बात उसकी, वो आप इंस्टाग्राम की स्टोरी जाके ही चेक कर लेना। तो नाइट 1 की जो चीपेस्ट टिकट है उसके लिए आप अगर आपको रेसलमेनिया अटेंड करनी है तो $250 तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, जो कि आप बोल सकते हो कि इंडियन रुपीज में लगभग 20,000 के आसपास होता है। और अगर आपको नाइट 2 अटेंड करनी है तो उसकी भी जो चीपेस्ट टिकट है, ये चीपेस्ट टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के जो टिकट वाला ये जो जितने भी स्टेडियम वाले प्राइसेस होते थे ना, ये 250, 290, 300 वाला जो नंबर है ये कहीं ना कहीं मिड में आ जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही है, क्योंकि नाइट 2 का भी $292 आपके पास होने चाहिए अगर आपको रेसलमेनिया की नाइट 2 को अटेंड करना है, जो कि लगभग 25,000 के आसपास का नंबर हो जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इवन अमेरिकन के लिए भी शोज को अटेंड करना बहुत मुश्किल कर दिया, और इसीलिए अब रेसलमेनिया की जो अटेंडेंस है वो कोई 1 लाख का नंबर ये कभी एम भी नहीं करते। इनका बस ये है कि 40-50 हज़ार लोग भी अगर आ गए और हमने अपने हिसाब से प्राइसेस रख के टिकट्स बेच दी तो वो भी फिर इनके लिए फायदे का ही सौदा होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू उसी स्ट्रेटजी के साथ अभी चल रही है। भाई यार, जब भी मैं केविन ओवेंस के इस लौंडे की फोटो देखता हूँ, हर कुछ 1-2 महीने में, 6 महीने में ये लौंडा अलग ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पिक्चर देखो जो कि केविन ओवेंस की वाइफ ने पोस्ट की अपने क्रिसमस पे, और यहाँ पे केविन ओवेंस को आप देख सकते हो, उनकी वाइफ को भी आप देख सकते हो, और इस बेटे को देखो भाई, ये बड़ा 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 होते ही चले जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने चैनल पे ही बताया था कि देखो केविन ओवेंस और उनका बेटा कितना ज्यादा सिमिलर है, और उस समय बेटे की हाइट केविन ओवेंस की मुझे लगता है कहीं यहाँ पे थी, लेकिन
अब अगर आप देखोगे तो केविन ओवेंस अपने बेटे के सामने उसका बेटा लग रहा है, तो इस तरीके से जो साइज है वो उनके बेटे का बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनको प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अगर दे रहे हैं तो भाई ये एक अच्छा सौदा इनका हो सकता है, क्योंकि वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे अपनी रिश्तेदारी करके या फिर नेपोटिज्म करके थोड़ा मामला ठीक ही रहता है। और लग भी भाई ये केविन ओवेंस के जैसे ही रहे, इनके बेटे ऑब्वियसली लगेंगे भी। फेस स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसे दाढ़ी अगर हटा दी तो लग रहा है कि फिर ये दूसरा केविन ओवेंस ही है। मेरी ट्विटर की टाइमलाइन पे ये वाली फोटो आ गई, और ये फोटो ने थोड़ा बहुत मुझे अपनी पुरानी यादों में लेके जाने का काम किया, जिस टाइम पे मेरे को याद है कि बस मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को अब समझना शुरू कर दिया था, देखना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन इन सुपरस्टार्स को देख के समझ में आ गया था कि अच्छा ये ऐसे होता है, स्क्रिप्टेड है ऐसे। और यहाँ पे अगर आप सुपरस्टार्स भी देखोगे भाई तो रूथलेस अग्रेशन वाले सुपरस्टार सारे फेड ही हो गए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो नोटिस करी वो है बिगी को भी इन्होंने फेडेड दिखा दिया है, तो वो तो वैसे पता नहीं उनके रिटायरमेंट की वजह से किया, लेकिन जो एक्टिव सुपरस्टार्स ही बच गए हैं वो हैं रैंडी ओटन, शेमस, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, और पीछे कोफी किंगस्टन और मिज, और फिर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी पीछे हैं। बाकी तो कुछ सुपरस्टार्स इधर उधर भी हैं। तो मेरे लिए तो ये वो टाइम है, मतलब ये मेरे लिए एक ट्रांजिशन था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को वो बचपने से देख के फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद कि अच्छा ऐसे ये वीकली शोज काम करते हैं, ये स्टोरी होती है। तो वही है कि हर कुछ 5-10 साल में एक रेसलिंग फैन के लिए थोड़ा ऐसा मुश्किल पीरियड आता है जब अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को वो और ज़्यादा टीवी पे नहीं देखता। तो आई थिंक मैं वो फैन हूँ जिसका ये वाला टाइम चल रहा है। स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल होगा। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमको टाइटल चेंज भी देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कोडी रोड्स अगर टाइटल रिटेन कर लेते हैं तो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अनऑफिशियली इस समय ऑफिशियल लग रहा है अगले साल की रेसलमेनिया के लिए। अब नॉट सैम रेसलिंग, यानी यहाँ पे जो सैम रॉबर्ट्स आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर सही में कैप्चर कर ले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का गोल है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में एज चैंपियन ही एंटर करवाने का, तो ये टाइटल स्विच भी हो सकता है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी। एक तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि देखो ड्रू मैकिंटायर वो जो लगातार इतने मैचेस हार रहा है भाई बंदा, उसकी भी थोड़ी इज्जत बच जाएगी कि चलो अब इसका अगर रेसलिंग मैच हुआ है दोबारा से चैंपियनशिप के लिए तो एटलीस्ट ये बार बार हारे नहीं जा रहा। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को यही चाहिए कि कोडी रोड्स जो है यही एज चैंपियन एंटर करे, क्योंकि इस पॉइंट पे जितना इन्वेस्ट कर लिया है कोडी रोड्स में वो शायद बेटर रहेगा, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू वो टाइटल फिर दोबारा से स्विच कर सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को हरा के कोडी रोड्स के पास वो टाइटल फिर से आ जाए। बट क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इतना सोचेगी समझेगी, वो अपने आप में एक समझने वाली बात है। बट ये डब्ल्यूडब्ल्यू के एनालिस्ट जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ही काम करते हैं, इनकी तरफ से ये आइडिया है। आप बताओ इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको एजे स्टाइल्स के बारे में बताया था ना कि उनके जो मैचेस हैं हर साल में वो कैसे रहे, उसके बाद उनके फेस पे वो पाम वाली इमोजी जो उन्होंने लगाई थी वो मैंने बताया था और कहा था कि पता नहीं इसका मतलब क्या है कि एजे स्टाइल्स अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आज उसका मतलब पता चल गया, क्योंकि एक यूजर ने उसी के नीचे ट्वीट किया कि भैया 2016 में तो तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे, ऐसा वो एजे स्टाइल्स को बोलते हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स ने बोला कि भाई जब से मैंने रेसलिंग शुरू करी मैं तब से ही बिजी हो गया था और ये स्टैट्स एक्यूरेट भी नहीं है। तो यानी वो फेस पे पाम वाली इमोजी का मतलब ये था कि वो जो स्टैट्स हैं वो सही में वैसे नहीं है जैसे एजे स्टाइल्स ने अपने सारे करियर में मैचेस रेसल करे हैं, उसके आसपास है। बट हाँ वो डेटा गलत था, इसलिए एजे स्टाइल्स ने वो वाली इमोजी लगाई थी। और कल क्योंकि मैंने वीडियो में बात बताई थी तो मैंने सोचा इसको अब करेक्ट करना भी बनता है। फिर अगेन ये बात किसी प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शायद बहुत कुछ हमें ये बता सकती है। तो रॉक ने अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत खुल के बात करी और ये वाली चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। तो रॉक ने ये बताया कि जब उनके फादर की डेथ हुई, जब वो इस दुनिया से गए, तो उनकी अपने पापा से बात ही नहीं हो रही थी। वो कहते हैं कि 2019 के क्रिसमस के टाइम पे हमारी बहुत ज़्यादा गंदी वाली लड़ाई हुई और उसके बाद हमारी बात करना भी कुछ महीनों के लिए बंद हो गया। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, जो कॉल मैं उठा नहीं पाया और मुझे उसके बाद वो कॉल बैक करना था, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो रॉक ये बात बोलते हैं कि जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक मैं उनसे वो कनेक्शन फील नहीं कर पाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं अपने फादर से और भी ज़्यादा क्लोज हूँ। तो ये एक जो थोड़ा वो रिग्रेट है, वो जो गिल्ट है, वो रॉक की बातों में लग रहा था कि कैसे अपने पापा के साथ उनके रिश्ते नाते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनको उनकी जो असली वैल्यू है उसके बारे में पता चला। और वो ये खुद बोलते हैं कि अब इस टाइम पे मैं अपने पापा से बहुत क्लोज फील करता हूँ, वो रिलेशनशिप जो कि मैं उनके जिंदा रहते नहीं बना पाया। तो ये चीज़ हमको बताती है कि कैसे जब तक हमारे पास कोई चीज़ है हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते, स्पेशली जब यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात होती है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। लेकिन जब ऐसी चीज़ हमसे जुदा हो जाती है तो शायद हमको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फील होती है। तो रॉक ने कुछ अच्छी सी बात बताई तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इस कहानी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को सबसे ज़्यादा अच्छा और
सॉन्ग करने से बेटर शायद फिर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2-3 महीने हो चुके हैं कि हमने रैंडी ऑर्टन को WWE की स्टोरी लाइन में देखा नहीं है। इवन जब जॉन सीना रिटायर भी हुए तो उस टाइम पे रियाद सीजन ये WWE को प्रमोट करने के लिए सऊदी अरेबिया में थे रैंडी ऑर्टन, और शायद वो अभी भी सऊदी अरेबिया में ही है। तो यहाँ से एक वीडियो आती है रैंडी ऑर्टन की जहाँ पे वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं, वो स्मैकडाउन में होने वाले हैं। तो इससे ये तो क्लैरिटी है कि चलो भाई अब रैंडी ऑर्टन हमको वापस से WWE की स्टोरी लाइन में दिखेंगे। और अगर WWE ने एक तरीके से अपना एम्बेसडर बना के भेजा रैंडी ऑर्टन को कि भैया तुमको जाके WWE को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर तो हम ये इट इज़ वेरी सेफ टू से कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन और रॉयल रंबल दोनों का ही पार्ट होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया को ऐसे बड़े बड़े लोग चाहिए, या फिर ट्रिपल एच दोबारा से अपनी जो गलत हरकतें हैं उनके ऊपर वापस आ जाएंगे। रेसलमेनिया 40 में जो जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच हुआ था, उस मैच से पहले अगर आप उस टाइम में दोबारा जाओगे तो आपको वो वाली फील आएगी कि कैसे इस मैच को बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक कर रहे थे कि शायद ये रेसलमेनिया का मैच ऑफ द नाइट हो सकता है, ऐसा करके बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये मैच एवरेज तो छोड़ो, उससे नीचे का भी नहीं था। तो जिमी ऊसो ने इसके बारे में कॉमेंट किया कि देखो वो WWE से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 30 मिनट तो उनको ये वाला मैच कैरी करने के लिए मिले, लेकिन वो चीज़ WWE ने उनको दी नहीं। और आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो जे ऊसो ने पहले एक इंटरव्यू में बोला भी था कि जैसा वो चाहते थे अपने भाई के साथ मैच, उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाया, और वो चाहते हैं कि दोबारा से रेसलमेनिया की स्टेज में ये मैच उनको करने का मौका मिल जाए। फिलहाल की स्टोरी लाइन के हिसाब से तो देखो WWE ने अभी जिमी और जे ऊसो दोनों को ही साथ में कर दिया है, जो कि अच्छा डिसीजन भी है। जिस तरीके से जे ऊसो के अराउंड हम लोग फैंस को बातें करते हुए उनके फ्यूचर के बारे में चीज़ों को स्पेकुलेट करते हुए सुन रहे थे, तो अभी तो फिलहाल इनका टैग टीम रन ही चलने वाला है। और इंटरेस्टिंग अब ये भी होगा कि क्या रेसलमेनिया में जिमी ऊसो को तो हटाई दो, वो WWE भी हटाई देती है, क्या जे ऊसो का एक सिंगल्स मैच होगा या फिर उनको टैग टीम मैच में डालेंगे, क्योंकि इससे ये बात पुख्ता हो जाएगी कि चलो अब WWE जे ऊसो को टैग टीम डिवीजन में ही लेके चलने वाली है। और ये कुछ हनीमून पीरियड था जे ऊसो का, जिसमें वो अपना सिंगल्स रन इतना ऊपर लेके जा पाए, जहां पर उन्होंने मिडगार्ड टाइटल भी जीता और भाई चैंपियनशिप भी जीती, रेसलमेनिया में जीती, और सबसे बड़ी बात गुंथर को टैप आउट करवाया। रॉयल रंबल होने में 1 महीने के आसपास का अब जो समय है वो बाकी है, और रॉयल रंबल के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और इसी रॉयल रंबल के बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑड्स निकल के आए। यहाँ पे मैं विनर कौन होने वाला है उसके ऑड्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ऑड्स हैं कि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन कौन करने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच में। तो उसमें आप लिस्ट देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो एलिमिनेशन करने का चांस है वो है ब्रॉन ब्रेकर का, उसके बाद नाम आता है ब्रॉक लेसनर का, उसके बाद नाम है ओबा फेमी का। तो अगर ये ऑड्स के हिसाब से चीजें चल रही है तो मतलब रॉयल रंबल बहुत भारी भरकम होने वाली है। फिर यहाँ पे जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का नेम भी है अगर जेकब फाटू वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी ऑर्डर है कि सबसे शॉर्ट स्टे किसका रहने वाला, सबसे कम टाइम तक रिंग में कौन टिकेगा। तो उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मिज का, उसके बाद ग्रेसन वॉलर, तीसरा नाम ऑस्टिन थेरी का है, जो कि इतना हजम तो मुझे हो नहीं रहा क्योंकि अगर वो विजन में ऐसे हैं तो फिर ये तो बड़ी ही स्टूपिड सी बुकिंग होगी। और चौथे पे जो नेम है वो है एल ग्रांडे अमेरिकानो का। उसके बाद जो लिस्ट है वो ये है कि इस मैच में सबसे ज्यादा टिकने कौन वाला है, जिसको आप आयरन मैन भी कह सकते हो। तो उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है सैमी जेन का, इवन इनके तो चांसेस रॉयल रंबल जीतने के भी अच्छे खासे बन रहे हैं। फिर नाम है जिवॉन का, फिर उसके बाद पेंटा का नाम आता है, और फिर नाम है ड्रू मैकिंटायर का। और सबसे इंटरेस्टिंग और ये भी है कि लास्ट के जो फाइनल 4 बंदे हैं वो कौन होंगे। तो उसमें जो रैंकिंग है हमारे पास वो है रोमन रेंस, ब्रॉन ब्रेकर, एलन नाइट और गुंथर की। तो यानी कि ये चारों नामों का सबसे ज्यादा चांस है कि वो होने वाले हैं फाइनल 4 मेंस रॉयल रंबल। और बाकी मैं ऑड्स में तो आपको बता ही चुका हूं कि रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर और इवन जिस तरीके से स्टोरी लाइन में चल रही है, इनके शायद रॉयल रंबल जीतने का सबसे तगड़ा चांस है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। क्रिसमस सेल का फायदा जरूर उठा लेना, वेबसाइट के ऊपर नाम ले लेना मेरा शॉर्ट में जाके, आरपंत इज द कोड। बाकी इस वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त प्रोफेशनल रेसलिंग WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।